उस 8 इंच डायामीटर पाई गड्ढे से वो बच्चा नीचे गया था। तो वहां से तो उसको निकालना मुश्किल था, और 6 घंटे इन लोगों ने जो भी कोशिश किया उसी होल से किया। तो डीएम साहब वहां पे थे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे लगता है कि इससे तो नहीं निकल सकता, और इसके आसपास एक कुआं दिख गया था मुझे करीबन 6 से 7 फीट दूर, और ये पूरा एक गांव था। आपको पता है पंजाब और हरियाणा में जी गांव जी। बड़े आसपास घर होते हैं, तो बड़ी कोई मशीन आ नहीं सकती थी कि आप गड्ढा खोदो वहां पे। तो मैंने उनको एक आइडिया दिया कि ये जो साइड में कुआं है, जो पानी नहीं था, वो कच्चा या एक तरीके से यूज्ड कुआं था, जिसको गांव वालों ने कचरा भर भर के उसको भर दिया था। तो इस कुएं से हम जा सकते हैं नीचे, और फिर पैरेलल एक टनल बनाकर बच्चे को निकाल सकते हैं। डीएम साहब को आइडिया पसंद आया, और उन्होंने तुरंत बोला अब से आप इसको लीड कीजिए। तो उन्होंने पुलिस को और जो जिला प्रशासन था उनको पीछे कर दिया, और फिर हम उसमें लग गए। तो जब ये रास्ता बनना शुरू हुआ तो मुझे इंक्वायरी के हेड बनाया गया, और मैं जाके चेक किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये काम शुरू करना चाहिए। जो रोड बना है गलत नहीं है। हाँ, जहां पे पानी आ गया था वो बेसिकली ग्लेशियर फटने से हुआ था, जैसा क्लाउड बस्ट होता है, और इसका कोई अनुमान नहीं है, कभी भी ग्लेशियर फट सकते हैं। जी तो जी। फिर जहां जहां पानी आया था मैंने अपने तरफ से इंक्वायरी करके बताया कि इस जगह पे रोड को ऊपर कर दिया जाए, तो बात बने। और उसके बाद रोड का काम बनाना शुरू हो गया 2016 से, और 2018 के आसपास कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट हुआ तब चाइनीज को लगा कि डीबीओ में ये कॉन्वॉय चलना शुरू हो जाएगा आर्मी का, और गलवान एक ऐसी जगह थी जहां से आप इस रोड पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते थे, गलवान घाटी के ऊपर जी से। जी। तो चाइनीज चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं हम गलवान घाटी पे कब्जा कर लें और आ जाएं, ताकि इस रोड की मूवमेंट को हम रोक सकें, या इस रोड मूवमेंट को हम देख सकें कि क्या क्या जा रही। इसलिए ये गलवान की घटना घटी थी कि जी। वो आना चाह रहे थे ताकि इस रोड पे नजर रखे, और हम उनको इस रोड पे नजर ना रखने के लिए उनको आने नहीं देना चाह रहे थे, और हम्म। इसीलिए ये झगड़ा हुआ। साथियों नमस्कार। आज टाक नाउ के शो में हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर आशीष कुमार दास जी। आशीष कुमार दास जी छत्तीसगढ़ के लाल हैं। जगदलपुर में आपका जन्म हुआ, और आपने सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बाद सेना ज्वाइन की। आर्मी में आप लेफ्टिनेंट के पद पर पहले नियुक्त हुए। आप सबको याद होगा कि 2006 में कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक बोरवेल में 4 साल का बच्चा 52 फीट नीचे गिर गया था। देश भर में उसके लिए दुआ की गई थी, सहायता की अपील की गई थी। प्रिंस नाम के इस बच्चे को बचाने के लिए 52 फीट की गहराई में उतर करके बच्चे को सुरक्षित निकालना था। 48 घंटों की मेहनत के बाद हमारे जांबाज रियल हीरो आर्मी के उतर करके उस बच्चे को जिंदा निकाल पाए, और उस मुहिम में शामिल थे हमारे रियल हीरो आशीष कुमार दास जी। तो उनसे वो संस्मरण सुनेंगे कि कैसे उन्होंने इतनी विषम परिस्थिति में उस बच्चे को बचाया। इसके अलावा 34 वर्षों तक की सेवा करते हुए चीन और पाकिस्तान की सीमा में भी आप तैनात रहे, और अभी हाल में जो सर्वाधिक चर्चित रहा गलवान झड़प, उसमें भी आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। तो ये सारी बातें हम उनसे जानेंगे। मैं आशीष जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप छत्तीसगढ़ के लाल हैं, और उस समय जब आपका चयन हुआ एकमात्र आप जगदलपुर से ऐसे कैंडिडेट थे जो अधिकारी के पद पर सेना में गए। तो मैं सर सबसे पहले आपका उस जो यादगार लम्हा था, जो आपका अत्यंत साहसिक और यादगार लम्हा है, वो दर्शकों को बताना चाहूँगा। और अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप उस घटना का जिक्र करें कि किस तरह आप वहाँ गए और अपने रेस्क्यू किया कुरुक्षेत्र में उस 4 साल के बच्चे का। अ, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे सर। आपने ये मौका दिया। अ, ये जो घटना की बात कह रहे हैं, ये इंडिया में पहली बार 2006 जुलाई की बात है, सर। जब एक प्रिंस बोल के 4 साल का बच्चा था, वो ट्यूबवेल में खेलते खेलते गिर गया था। 52 फीट नीचे जाके वो अटक गया वहाँ पे। और ये हम उस समय, मेरी यूनिट उस समय अम्बाला में थी, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था उस समय। मेरा नेक्स्ट प्रमोशन हो रखा था, बट मैं अपनी पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहा था। तो हमें खबर आई कि यहाँ से 28 किलोमीटर दूर एक बच्चा ट्यूबवेल में गिरा हुआ है, और फायर ब्रिगेड और पुलिस ने पूरी कोशिश की, बट अभी तक बच्चे को निकाल नहीं पा रहे हैं, बच्चे तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो आर्मी को हेल्प करना चाहिए।
चूँकि मैं इंजीनियर्स में हूँ और ये आर्मी में जनरली ये सब काम इंजीनियर्स वाले ही करते हैं, तो मुझे आदेश मिला कि जाके देखो क्या है, और हमें ये भी बोला गया कि आप डीएम साहब के साथ-साथ रहिएगा, डीएम साहब जितना बोलेंगे उतना ही हेल्प करना, उससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये काम वहाँ के अथॉरिटी का है। तो जब मैं गया वहाँ पे और हमारी टीम लेके गया था मैं। जब मैं गया और वहाँ पे चेक किया तो मुझे लगा कि 8 इंच डायामीटर का वो ट्यूबवेल था, जो यूज़ नहीं हो रहा था, अनयूज़्ड ट्यूबवेल था। पाइप तो निकाल लिया था बट वो गड्ढे को भरा नहीं था उन लोगों ने। उस 8 इंच डायामीटर गड्ढे से वो बच्चा नीचे गया था। तो वहाँ से तो उसको निकालना मुश्किल था, और 6 घंटे इन लोगों ने जो भी कोशिश किया उसी होल से किया। तो डीएम साहब वहाँ पे थे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे लगता है कि इससे तो नहीं निकल सकता, और इसके आसपास एक कुआं दिख गया था मुझे करीबन 6 से 7 फीट दूर, और ये पूरा एक गांव था। आपको पता है पंजाब और हरियाणा में जी, गांव जी। बड़े आसपास घर होते हैं, तो बड़ी कोई मशीन आ नहीं सकती थी कि आप गड्ढा खोदो वहाँ पे। तो मैंने उनको एक आइडिया दिया कि ये जो साइड में कुआं है, जो पानी नहीं था, वो कच्चा या एक तरीके से यूज्ड कुआं था, जिसको गांव वालों ने कचरा भर भर के उसको भर दिया था। तो इस कुएं से हम जा सकते हैं नीचे, और फिर पैरेलल एक टनल बनाकर बच्चे को निकाल सकते हैं। डीएम साहब को आइडिया पसंद आया और उन्होंने तुरंत बोला, अब से आप इसको लीड कीजिए। तो उन्होंने पुलिस को और जो जिला प्रशासन था उनको पीछे कर दिया, और फिर हम उसमें लग गए। चूंकि 6-7 घंटा हो गया था, बच्चा नीचे था, तो मुझे सबसे पहले लगा कि उस बच्चे की स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया और तुरंत आ भी गया सारी चीज़ें। मैंने बोला मुझे एक कैमरा चाहिए जो नीचे जाएगा, बच्चे को देखना है, ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, और एक हल्का सा लाइट चाहिए, क्योंकि अंधेरे में बच्चा डर रहा है। 6-7 घंटे तक किसी को अंधेरे में डाल दो। जी। तो ये तुरंत व्यवस्था की गई। जब ये कैमरा गया तो हमने देखा कि बच्चा जो है नीचे एक जगह पे बैठा हुआ है। मतलब वो शायद पंप था, शायद नीचे जो पंप को निकाल लिया। तो पंप जिस एरिया में काम करता है ट्यूबवेल में, वो जगह थोड़ा बड़ा होता है। जी, जी। हालांकि ऊपर तो 8 इंच डाया था, बट जहाँ पे वो बैठा था वो करीबन 3 फीट के आसपास का था डाया। तो एटलीस्ट चुपचाप बैठा हुआ था, हिल डुल नहीं पा रहा था। तो जब ये स्थिति हमें दिखी तो मुझे लगा कि इस बच्चे को हम बचा सकते हैं, और फिर तुरंत हमारी यूनिट पास में थी, हमारे पास क्रेन थे, लोग थे। तो हमने तुरंत वो कुएं में काम करना शुरू, और कुएं का डायमीटर करीबन 8 फीट था। तो हम जब कुएं को साफ़ करना शुरू किए, कचरा उठा उठा के निकाल के फेंकने लगे, तो 40 फीट तक कुएं में खुदा हुआ कुआं था। साइड में ब्रिक लाइनिंग थी, ईंट की लाइनिंग थी, बट 40 फीट के नीचे भी जाना चाहिए था, क्योंकि बच्चा तो 52 फीट में था। फिर हमने कुएं को खोदना शुरू किया। रेत था, तो एक समय ऐसा लगा कि ये ब्रिक लाइनिंग के वजन से शायद ये पूरा का पूरा कुआं ना बैठ जाए। ओह! तो उसके लिए फिर उसकी जो रेनफोर्समेंट है वो शुरू किया कि सीजीआई शीट मंगाई गई, वेल्डिंग की गई, और पूरा 8 फीट डायमीटर की उसकी रेनफोर्समेंट बना के वो डाला गया। और इस काम में हमें करीबन 48 घंटा लग गया। मुझे याद है उस समय मुझे फ़ोन पीएम ऑफिस से भी आया था, क्योंकि मैं ऑपरेशन लीड कर रहा था, कि आप अभी भी बता दीजिए कि इस बच्चे को आप निकाल सकते हैं या नहीं, नहीं तो हम हॉलैंड से टीम मंगा लेंगे। ओह! ये भी बताया गया था, क्योंकि इंडिया में इससे पहले कभी कुछ हुआ नहीं था, किसी को कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने यही बोला था कि बच्चा निकल आएगा, मुझे लग रहा है कि चूँकि बच्चा अभी स्वस्थ है, आ जाएगा बच्चा। तो हम जब 50 फीट नीचे गए, उसके बाद एक पैरेलल टनल कोई 6 फीट का उस कुएं से लेकर इस बच्चे के पास पहुंचने के लिए खोदा। मुझे ऐसा लगा कि बच्चे से सीधा निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जब यदि हम उसको खोदते खोदते जाएंगे, हो सकता है मिट्टी बच्चे पे गिरे और डर जाए वो। और 48 घंटा वो बैठा हुआ है, कोई किसी से कांटेक्ट नहीं। हालांकि उसकी मदर और उसके फादर कंटिन्यूअसली ऊपर से बात कर रहे थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि 51 या 50 फीट ऊपर ही इस पैरेलल टनल को निकालते हैं, और उसके बाद बच्चे को ऊपर खींच लेंगे, लेकर पैरेलल टनल से लेकर कुएं से आ जाएंगे। इंटरेस्टिंगली जब मेरा जवान नीचे गया और उस बच्चे से बोला बेटा ऊपर आ जाओ, तो वो पहली बार 48 घंटे के बाद एक मनुष्य को देख के ना थोड़ा रिएक्ट नहीं किया। उसने ना हाथ उठाया ना कुछ किया, चुपचाप बैठा रहो। उसकी मैं फादर को रिक्वेस्ट किया कि आप बोलो बच्चे को कि जो गए हैं उसका हाथ पकड़ ले, क्योंकि वो लेटा हुआ था उसको उठाने के लिए। तो उसने रिएक्ट नहीं किया। बच्चा घबरा भी गया था,
और इस 48 घंटे में हम नहीं चाह रहे थे कि उसको कोई सॉलिड खाना दे ताकि जी। वहाँ पे करेगा कुछ, तो उसको सिर्फ चाय पिला रहे थे आप। और उसको मैंने ये भी बोला था, उसके पिताजी से पूछा कि मैं इसको फेवरेट क्या है, तो उसने बोला इसका फेवरेट शाहरुख खान है। तो शाहरुख खान के 2 पोस्टर हमने नीचे भेजे थे कि वो देख के कम से कम खुश रहे। जी। और इसके बाद जब वो देखा कि बच्चा हाथ नहीं उठा रहा और पकड़ में नहीं आ रहा है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया उसकी माँ से कि इसका कोई खिलौना है जो जो इसका बहुत पसंद है। तो बोले हाँ, एक तोता है, पैरेट है प्लास्टिक का जो इसको बहुत पसंद है। तो उसको हमने क्या किया कि मैंने फिर कुएँ से भिजवाया, उसको रस्सी से धागे से बांध कर मैंने बोला इसको नीचे उसको झुलाना, जैसे ही ये पकड़ने के लिए हाथ उठाएगा उसका हाथ पकड़ लेना। तो ओह! एक्चुअली वैसे ही हुआ कि उसको जैसे ही तोते को उसने रखा, उस बच्चे ने उसको पकड़ने के लिए, तो ये जो जवान नीचे गया था मेरा, उसको पकड़ा और उसको फिर पैरेलल टनल से लेते हुए 48 घंटे में उस बच्चे को उस कुएं से बाहर निकाल के, वो पहला देश में जीवित बच्चा निकालने का ऑपरेशन था ये। क्या बात है सर। तो ये आपका पहला साहसिक और यादगार अनुभव रहा। जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये शुरुआती दौर में ही आपके साथ ये चुनौती आई थी? हाँ। नियुक्ति के, आर्मी में नियुक्ति के? नहीं, नहीं, ये मैं करीबन तब तक ऑलरेडी 14-15 साल की नौकरी हो गई थी। अच्छा, हो हाँ, चुकी हाँ, थी। हाँ। आप इंजीनियरिंग से गए ना सर? जी, जी, सिविल इंजीनियरिंग का जी, आपने किया जी। कोर्स। तो ये जो इंजीनियर्स जाते हैं सर आर्मी में, ये सशस्त्र बल में भी शामिल होते हैं? कुछ बिल्कुल, बताना बिल्कुल, ये चाहेंगे आर्म इसके? फोर्सेस, हाँ। क्या होता है कि फ़ौज में कई कैटेगरीज़ होते हैं, जी, आर्म्ड आर्मर्ड होते हैं, आर्टिलरी होती है, जी। इन्फेंट्री होती है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होती है, कोर ऑफ इंजीनियर्स है, कोर ऑफ ईएमई है, सिग्नल्स है। तो इनके सबके अलग-अलग काम हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं चूँकि जगदलपुर में पढ़ाई करके इंजीनियरिंग किया, तब ये एनआईटी नहीं होती थी, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज होती थी। तो सिविल इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड था, जी। तो मुझे कोर ऑफ इंजीनियर्स मिला। कोर ऑफ इंजीनियर्स का काम लड़ाई में ये होता है कि जो इंजीनियरिंग सपोर्ट, कॉम्बैट इंजीनियरिंग बोलते हैं, उसकी सपोर्ट में, जिसमें रास्ता बनाना, ब्रिज बनाना या रास्ता तोड़ना या ब्रिज तोड़ना, बारूदी सुरंग लगाना, बारूदी सुरंग निकालना, फौज के लिए बंकर्स बनाने, ऑपरेशनल्स रूम, अंडरग्राउंड ऑप शेल्टर्स बनाने, ऑपरेशंस रूम, कंट्रोल्स रूम, ये सब बनाने का काम हमको मिलता है। लेकिन साथ ही साथ आप एक सोल्जर भी हैं उसमें, ओह! आपको हथियार भी मिलता है, आपको लड़ना भी है उसमें, तो दोनों काम साथ साथ चलता। आप पहले सोल्जर हैं, फिर आप इंजीनियर हैं। कोर ऑफ अच्छा। इंजीनियर्स की ये जी, सिखलाई जी। है। तो वार में भी शामिल होना पड़ सकता है आपको, बिल्कुल, बिल्कुल, आर्म्ड होकर के लड़ना पड़ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर ये जो आपकी उपलब्धि है, ये आपने शुरुआती जो करियर स्टार्ट किया था, कौन से पोस्ट से किया था और कैसे आप ब्रिगेडियर तक पहुँचे? ओके। मुझे याद है कि जैसी मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई 1988 में, उसी साल मैं ये एप्लीकेशन डाला था। और हमें जानकारी मिली सर कि घर में कोई ऐसा आर्मी का बैकग्राउंड नहीं था आपके। नहीं, मैं इकलौता और लड़का हूँ। और छत्तीसगढ़ से एक पहले आप जो थे चयन हुआ था आपको उस समय। जी, जी, खासकर बस्तर डिस्ट्रिक्ट से। जी, जी। बस्तर डिस्ट्रिक्ट से मैं पहला जो हूँ फ़ौज में एज़ ए ऑफ़िसर गया और इस पद से रिटायर हुआ ब्रिगेडियर जी। बन के। मुझे याद है 1988 में जब मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई जी। और मैंने फॉर्म भर दिया, तो मुझे पता था घर से तो मेरे को सपोर्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं इकलौता लड़का हूँ और बैकग्राउंड कोई है नहीं आर्मी का। वैसे भी जगदलपुर छत्तीसगढ़ में कोई जानता ही नहीं था। जो नियरेस्ट उस समय आर्मी की रिक्वायरमेंट या आर्मी की नॉलेज ये थी, इधर विशाखापट्टनम था नेवी का, जो 300 किलोमीटर है, जी। इधर नागपुर और या जबलपुर, इससे और कोई आर्मी का नहीं था। जो थोड़ा बहुत मैं जानता था वो पेपर या न्यूज़ सुन के ही होता था। उस समय उतने समय सोशल मीडिया भी नहीं था। तो 88 की बात है, हम दोस्त थे, हमने फॉर्म भर दिया और कॉल आ गया। तो पहला कॉल आया, मैं गया नहीं। दूसरा कॉल आया, मैं गया नहीं। तीसरे कॉल में मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोस्त लोग थोड़ा सा कहने लगे ये डर रहा है या ये जाना नहीं चाहता। तो फिर मैं चला गया। इलाहाबाद में मेरी इंटरव्यू थी, एसएसबी इलाहाबाद में। मुझे याद है हम लोग कोई 79 लोगों को बुलाया गया था, 80 के आसपास। उसमें 3 ही लोग सिलेक्ट हुए थे। ओह! और उस सिलेक्शन के बाद सबसे पहला जो आपकी इनिशियल ट्रेनिंग जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है, उसके बाद आप 6 महीने की कॉम्बैट, चूँकि इंजीनियर साइड से था तो हमारी एक कॉम्बैट इंजीनियरिंग की यंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग होती है, जो कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में होती है। उस समय आपका रैंक लेफ्टिनेंट होता है, जो पहली भर्ती होती है वो लेफ्टिनेंट के रैंक पे होता है।
उसके बाद समय के साथ साथ आप सिलेक्ट होते जाते हैं। लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनते हैं, कैप्टन से मेजर बनते हैं, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल बनते हैं, और कर्नल के बाद मैं ब्रिगेडियर बना, और ब्रिगेडियर के बाद मैं रिटायर हो गया। अदरवाइज़ इसके ऊपर 2 और रैंक होते हैं, एक होता है मेजर जनरल और उसके ऊपर होता है लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल। आपके जज्बे को सलाम करता हूं सर मैं, कि आप 34 साल तक आर्मी में रहे। सर आप ये बताएं कि जो इंजीनियरिंग है आपकी, सिविल इंजीनियरिंग का काम है, सीमा क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, खासकर चाइना और पाकिस्तान की सीमा के क्षेत्र में। तो ऐसी कोई सेवा अवधि के दौरान कोई चुनौती आई थी जिसका आपने बहुत बेहतर सामना किया और यादगार लम्हा? हाँ, मुझे याद है कि मैंने अपने जीवन काल में 2 बार मैं लद्दाख एरिया में था। एक जब मैं मेजर था, जी। उस समय मैं एक बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि सीमा क्षेत्रों में आर्मी के लिए रोड्स और टनल्स और ब्रिजेस ये उनको बनाते हैं, बीआरओ भी कहते हैं ना सर? जिसको बीआरओ BRO, कहते हैं, जी, बीआरओ जी, कहते हैं, या जी। शॉर्ट फॉर्म में बीआरओ कहते हैं। और उसमें मैं एज ए ओसी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिसर कमांडिंग था, जो कि सियाचिन ब्रिगेड को सपोर्ट कर रहे थे हम। ये एरिया सर चाइना और पाकिस्तान दोनों से जुड़ता है क्या? हाँ, वो एरिया ऐसा है कि आप लद्दाख एरिया में एक साइड में पाकिस्तान है और जी। एक साइड में चाइना है। जी, जी, और मैं जिस एरिया में देख रहा था शुरू में, जी, वो एरिया पाकिस्तान वाला साइड था। जी। जब मैं बट उसके बाद जब मैं सेकंड पोस्टिंग में गया, उस समय मैं दोनों चाइना बॉर्डर भी मेरे एरिया को था और पाकिस्तान बॉर्डर भी था। जहाँ तक रोज का मतलब यादगार घटना जो एज ए यंग मेजर, मैं याद है मैं जब ये ऑफिसर कमांडिंग था और सियाचिन ब्रिगेड के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, रोड ले से सियाचिन, जी। मेरे उसमें था रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीच में एक हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास आता है जिसको खरदुंगला पास बोलते हैं। जी। अब तो खैर एक नया पास आ गया उमिंगला बोल के, उससे भी ऊपर है 19,000 फीट पे। उस समय मैं ये कह रहा हूँ 1999 2001 की बात है। जी। और उस समय अभी भी खरदुंगला पास की जो हाइट है वो 18,380 फीट है। हमें आदेश ये मिला था कि ये जो खरदुंगला है ये 1 घंटे के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंड में उस खरदुंगला पास में कभी कभी 8 से 9 फीट की बर्फ़ गिरती है। जी। और मेरी जिम्मेदारी ये थी कि रोज़ जो कॉन्वे आती है वो आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। और खरदुंगला पास ऐसा है कि सिर्फ 14 किलोमीटर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ये 14 किलोमीटर भी ऐसा कहर ढाता ठंड के समय में कि अच्छे अच्छों के पसीना आ जाती। मेरे से पहले साल में करीबन 52 दिन बंद था, वो इतना बर्फ़ गिरा था उस एरिया में। तो जब मेरे को ये बताया गया कि पिछले साल 52 दिन बंद था और इस साल ये बंद नहीं होना चाहिए, आप नए आए हो, आपको कुछ करना है, तो मुझे याद है कि मैं उस 14 किलोमीटर में बर्फ़ साफ़ करने के लिए ताकि रोड चाहे कितना भी बर्फ़ गिरे, मैंने कोई 8 या 9 डोज़र लगाए थे। और जब ये पूरा उस विंटर में ख़त्म हुआ तब उसमें से 5 डोज़र हमारी तरफ से बैकलोड हो गया था, मतलब उसको BER बोलते, बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर। जी। वो बैकलोडेड हो गया, वो काम ही इतना ज़्यादा उसमें काम हुआ था। और मैंने सिर्फ 3 केवल घंटे, ठंड के कारण सिर्फ सर? ठंड के कारण, ओह! और मैंने सिर्फ 3 घंटे से ज़्यादा किसी भी दिन में जी। 3 घंटे से ज़्यादा उस रास्ते को बंद नहीं करने का मौका दिया था। क्या बात मैंने लड़ाई उस समय वेदर से हो रही थी। है। वाह! तो वो एक घटना मैं कभी नहीं भूलूंगा। और उसमें एक्चुअली जब इस तरीके से ठंड होती है जहाँ पे -30 डिग्री, -40 डिग्री होता है, वहाँ पे आपको जाके खड़ा होना बहुत ज़रूरी है जी। एज ए सीनियर ऑफिसर, एज ए ऑफिसर कमांडिंग। क्यों? उससे क्या होता है कि आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनको बड़ा मनोबल मिलता है। तो मुझे याद है कि जब भी ऐसी बर्फ़ गिरती थी बहुत ज़्यादा और टेम्परेचर -30 हो गया, -20 डिग्री हो गया, -40 डिग्री हो गया, तो वहाँ जाके मैं रहता था, एक दिन एक रात रुकता था। और वो इतनी हाइट पे वहाँ रुकने से क्या होता है कि भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, बट फिर भी लोगों के मतलब आपके जो सोल्जर्स हैं, आपके जो काम करने वाले आपके अंडर में, उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है।
तो ये चौकियाँ जो रहती सर, ये साल भर खुली रहती, ये वहाँ साल भर खुली जवान वहाँ तैनात रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को उसका रास्ते का सुगम करना का काम और हमारा ये काम जी था। जी वो बॉर्डर रोड्स की जिम्मेदारी होती है, जी जी जिसमें जनरली इन सब चूँकि सुगम होती है, बहुत जी कठिन होता है, जी तो सब आर्मी ऑफिसर्स ही होते हैं। और सपोर्ट के लिए एक ग्रेफ पर्सनल बॉर्डर रोड्स के बंदे होते हैं, बट दे ऑल आर अंडर आर्मी एक्ट के अंडर में ही आते हैं वो। हम नागरिकों को सर देश भर में एक चर्चा बार बार सुनने को मिलती थी कि गलवान में झड़प हुई चाइना के साथ, हमारे सेना के जवानों ने बहादुरी से सामना किया। ये मामला क्या था सर? आप क्योंकि उसमें रह चुके हैं, तो जो बता सकते हैं आपका स्वागत करेंगे हम। गलवान से मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग एक मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं जब ब्रिगेडियर बना और चीफ इंजीनियर बन के श्रीनगर में पोस्ट था मैं। जी वहाँ पे भी पूरा वैली जो कश्मीर घाटी है उसका पूरा रोड, इवन जवाहर टनल मेरे अंडर में था। पूरा रोड, रास्ता और ब्रिज, टनल सब जिम्मेदारी मेरी थी। तो मुझे आदेश ये मिला कि ये जो ले डीबीओ रोड है, ये करीबन 300 किलोमीटर का रोड है, जिसके बीच में ये आपका गलवान आता है। इस रोड में 4 साल से काम नहीं हो रहा। मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। जी ये रोड तो बनना शुरू हो गया था 2006 या 7 से, ये 300 किलोमीटर रोड ले से लेकर डीबीओ तक। बट ये रोड 4 साल काम नहीं हो रहा था, बिकॉज उसमें ये बात आ गई थी कि इस रोड में 100 किलोमीटर रोड थोड़ा गलत डायरेक्शन में बन गया है। क्योंकि क्या हुआ, 2008 में, 2009 में और 2010 में सिंधु नदी में बहुत ज़्यादा पानी आने के कारण जी ये जो रोड नया बन रहा था, इसके ऊपर पानी आ जा रहा था। ये 3 साल ही आया था। तो इस पे लोगों ने बोला ऐसा रास्ता बना के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें यदि पानी यदि नदी का आ जाए तो फिर इसमें गाड़ियाँ कॉन्वॉय आर्मी की चलेगी नहीं। इंटरेस्टिंगली मैं बताऊं, ये डीबीओ को जोड़ने का इरादा इसलिए किया गया, जो कि 300 किलोमीटर दूर है ले से। पहले ये जो डीबीओ था ये एयर कनेक्टेड था, मतलब यहाँ पे जो पोस्ट थी इसको हेलीकॉप्टर से इसकी राशन वगैरह पहुँचाई जाती थी। लॉजिस्टिक सपोर्ट हवाई से, मतलब एयर कनेक्टेड थी। जी जी बट धीरे धीरे हमने देखा कि सामने वाले जो हमारे चाइनीज़ हैं वो अपना लॉजिस्टिक बड़ा अच्छा इम्प्रूव कर दिया। वो उनकी सेना आर्मर्ड व्हीकल वगैरह लेके आनी शुरू कर दिए। तो हमें लगा कि हमें उनको रोकने के लिए भी हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यदि आपको उस पोस्ट में हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर से सपोर्ट में नहीं होगा, जी प्रॉपर रोड चाहिए। हालांकि ये जो एरिया है जहाँ से ये रोड जाती है डीबीओ की, गलवान बीच में पड़ता है घाटी, ये इस पूरे 300 किलोमीटर में एक पत्ता नहीं उगता, और ना ही कोई गांव है ना कुछ है। 300 किलोमीटर बिल्कुल वीरान है, मतलब डेजर्ट बोला जा सकता है, जी पहाड़ी डेजर्ट जिसको बोलते हैं, माउंटेन डेजर्ट। तो जब ये रास्ता बनना शुरू हुआ तो मुझे इंक्वायरी के हेड बनाया गया और मैं जाके चेक किया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये काम शुरू करना चाहिए। जो रोड बना है गलत नहीं है। हाँ, जहाँ पे पानी आ गया था वो बेसिकली ग्लेशियर फटने से हुआ था, जैसा क्लाउड बस्ट होता है, और इसका कोई अनुमान नहीं है, कभी भी ग्लेशियर फट सकते हैं। जी तो फिर जी जहाँ जहाँ पानी आया था मैंने अपने तरफ से इंक्वायरी करके बताया कि इस जगह पे रोड को ऊपर कर दिया जाए। तो बात बने और उसके बाद रोड का काम बनाना शुरू हो गया 2016 से, और 2018 के आसपास कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट हुआ तब चाइनीज़ को लगा कि डीबीओ में ये कॉन्वॉय चलना शुरू हो जाएगा आर्मी का, और गलवान एक ऐसी जगह थी जहाँ से आप इस रोड पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते थे, गलवान घाटी के ऊपर जी से। जी तो चाइनीज़ चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं हम गलवान घाटी पे कब्जा कर लें और आ जाएं, ताकि इस रोड की मूवमेंट को हम रोक सकें या इस रोड मूवमेंट को हम देख सकें कि क्या क्या जा रही। इसलिए ये गलवान की घटना घटी थी कि वो जी आना चाह रहे थे ताकि इस रोड पे नज़र रखे, और हम उनको इस रोड पे नज़र ना रखने के लिए उनको आने नहीं देना चाह रहे थे, और इसीलिए ये झगड़ा हुआ था, अच्छा अच्छा जहाँ पे उनकी भी नुकसान हुआ ना हमारे जी भी नुकसान जी हुआ जी था। आशीष सर, ये एक जानकारी मुझे मिली कि आपको विशिष्ट सेवा मेडल मिला हुआ है। ये क्या होता है सेना में और इस तरह का सम्मान कब दिया जाता है, बताना चाहेंगे? आ, मैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं चीफ इंजीनियर था बॉर्डर रोड्स में, बीआरओ में ही, हेडक्वार्टर बीकन बोलते हैं श्रीनगर में। और घाटी की जो जितने भी टनल या पासेस हैं, या जैसा मैंने बताया, जी उसकी जिम्मेदारी मेरी थी।
और क्या हुआ उस समय बुरहान वानी की केस हुई थी। बुरहान वानी आपने जी नाम जी सुना होगा। बिल्कुल। तो बुरहान वानी के समय काफ़ी ज़्यादा पत्थरबाजी वगैरह हो रहे थे। जी उस पत्थरबाजी के दौरान भी मैंने जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम है या ब्रिज बनने का काम है उसको रोका नहीं। वाह। और हम मुझे याद है कि रात को हमारी मूवमेंट होती थी, दिन में क्योंकि कोई चलने नहीं देते थे, काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट था। एक तो ये कारण था कि काम को हमने रोका नहीं। और एक सोपोर बोल के इलाका है, आप नाम सुने होंगे। सोपोर के साथ लगा हुआ एक ब्रिज बन रहा था झेलम के ऊपर, जो कि 18 साल तक से 70% ब्रिज बना था। जी 18 साल लग गया था, बिकॉज सोपोर बहुत ही ज़्यादा टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया है वो जी वाला जी एरिया। जब मैं टेक ओवर किया तो उस ब्रिज में 30% का काम बचा हुआ था। और मैंने अपने तरीके से, छत्तीसगढ़िया हूँ, मुझे पता है काम कैसे करवाना है। तो मैंने अपने तरीके से काम करके बाकी 30% मैंने 1 साल के अंदर कंप्लीट कर दिया, जो वाह। 18 साल में नहीं कंप्लीट हुआ ना। तो इसलिए शायद गवर्नमेंट ने या मेरे सीनियर्स ने मुझे इस विशिष्ट सेवा मेडल पदक देने का सोचा, जो कि राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है जी जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करते हैं, तो वाह, इसलिए मिलता है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू। सर आप बता रहे हैं कि तत्काल ब्रिज बनाना पड़ता है, टैंक को गुजारना पड़ता है, भारी टैंक गुजरते हैं, मुश्किल रास्तों से आसान करना पड़ता है उनको। तो ये सर सिविल इंजीनियरिंग में इतनी जल्दी कम से कम समय में कितने समय बन जाता है ये सब आपका काम, टारगेट जो मिलता है? हाँ, ये जो क्या होता है कि मैं जब मेरी जो यूनिट है, जी मैं जब कोर ऑफ इंजीनियर्स में ज्वाइन किया, जी तो वो यूनिट का नाम है 65 इंजीनियर ब्रिज रेजिमेंट। उस रेजिमेंट का नाम ही ब्रिज रेजिमेंट है। और हमारा काम लड़ाई में खासकर जो जो अटैक करती है, स्ट्राइक कोर बोलते हैं हम उसको। हमारा काम होता है कि जो स्ट्राइक कोर की जो मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन है, टैंक है, बीएमपीज़ हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, ये सब जाने के लिए जितने भी बीच में वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे जी नाले हों, चाहे जी नदी हों, चाहे, इसको कवर करने के लिए हमारा काम होता है ब्रिज बनाना, ताकि ये सारे जल्दी से जल्दी जा सकें। और इसके लिए मैकेनाइज्ड ब्रिजेस होती हैं, जो हमने, अब तो खैर इंडिया में बनना शुरू हो गया, बीएमएल कंपनी बना रही है। पहले हमारे पास जो था वो चेकोस्लोवाकिया से हमने इंपोर्ट किया था। तो ये ट्रक माउंटेड होता है और इसको बनाया जाता है, छोटे छोटे पीस रहते हैं, उसको जोड़कर ऑन बनाया स्पॉट सर, ऑन स्पॉट असेंबलिंग जैसा करते हैं। असेंबलिंग करते हैं। ये फ्लोटेशन वाला ब्रिज होता है। तो ये वेट सह लेता है सर टैंक हाँ वैंक हाँ हाँ, भारी 70 टन तक ये आराम से सह लेता है। ओह, और इस ब्रिज को बनाने का रिकॉर्ड रात के समय में, क्योंकि इसको रात को बनाना है, क्योंकि जैसे ही सुबह होगा दुश्मन का एयर आ जाएगा आपके ब्रिज को ख़त्म करने के लिए या तोड़ने के लिए। तो रात के समय में जो रिकॉर्ड है हमारा, वो इस ब्रिज को बनाने का, हम लोगों ने जो भी आज, हालांकि अभी भी लड़ाई ऐसी हुई नहीं है जिसमें ये ब्रिज यूज़ हो, क्योंकि ये ब्रिज जो है इंडियन आर्मी के पास 1974 के बाद आई है, 73-74 में आई है। बट अभी तक जो प्रैक्टिस है और जो हमने रात को ब्रिज बनाया है, 100 मीटर ब्रिज रात के अंधेरे में 14 से 15 मिनट में हम बना देते हैं। 15 मिनट में सर? तो इसका रेनफोर्समेंट का कैसा होता होगा सर, जो नहीं, ये कंक्रीट वर्क जो कैसे नहीं, कोई इसमें? कंक्रीट अच्छा, वर्क नहीं कंक्रीट होता, वर्क सारा नहीं। ये मैकेनिकल है। ओह, वो पानी में गिरते ही कमल के फूल की तरह खुल जाता है। क्या बात और है। वो सारे, उसमें नट बोल्ट सिस्टम जी नहीं है, जी बस घुमाना पड़ता है, एक एक करके इकट्ठा हो जाना है। और इतने ट्रेंड हैं हमारे सोल्जर्स, और इसकी ड्रिल्स वगैरह इतने फिट हैं कि ये बन जाता है बहुत जल्दी। 15 से 20 मिनट 15 से 20 मिनट में 100 मीटर ब्रिज बन जाता है। 48 घंटों में आपने बोर खोद के बच्चे को निकाल लिया। ये सेना हमारे रियल हीरो है सर, हमारे देश के आप रियल हीरो हैं। और ये जो आपने ट्रेनिंग्स ली और जो वहाँ से इतना लंबा अनुभव, 34 साल का सर, ये आपको क्या प्रेरणा मिली इतने लंबे समय तक आप वहाँ आ, काम करने के लिए प्रेरित होते रहे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मुझे कभी कभी लगता है कि जगदलपुर जैसे एक पिछड़ा इलाके से, वो भी 1986, 87, 88 में सेना में जाकर जी इस पद तक पहुंचना, इसमें मैं कहूँगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें मेरे माता पिता का तो रोल है ही है। मुझे याद है कि एक्चुअली मैं शायद बना ही हूँ फौज में आने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। जी मेरी मदर हमेशा मुझे, जब मैं बहुत छोटा था, तो ये बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी पढ़ के सुनाती थी। शिवाजी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। और जब मैं 8वीं में था, 8वीं या 9वीं, मुझे ध्यान नहीं, हाँ 7वीं 8वीं में था,
तो मेरे पिताजी एक बार मुझे साइकिल में बिठाकर सामने, जो कहते हैं उसको रॉड जो होता है, उसमें बिठा के, एक रास्ता है, आपको शायद पता नहीं, जगदलपुर में जो रहते हैं उनको पता है, चांदनी चौक से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक एक रोड है जी। उसमें हम जा रहे थे। तो मेरे पिताजी ने बहुत एक अच्छी बात बोली थी जो मेरे दिमाग में उस समय आ गई थी। जैसे उस रोड में आप चलोगे तो राइट साइड में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का मलेरिया वार्ड है अलग से। तो मेरे पिताजी ने बोला था, बेटा ज़िंदगी में कभी ऐसा मत काम करना कि तुमको अलग से समाज से दूर रखा जाए। जैसे यहाँ पे जो मलेरिया पेशेंट्स को रखा जाते हैं, जो संक्रामक रोग वाले होते हैं। फिर हम थोड़ा आगे गए तो उसी रोड में स्वीपर, सफाई कर्मचारी, वहाँ उन्होंने एक बैंड पार्टी बनाई थी जो प्रैक्टिस कर रहे थे। उस समय यही बैंड पार्टी शादियों में भी जाते थे। तो बोले, बेटा हमेशा ज़िंदगी में ऐसा बनो इन लोगों के जैसा कि खराब समय में भी तुमको बुलाए, लाश उठाना हो या कुछ हो, और शादी वादी में अच्छे समय में हमारे से अपने चरित्र को ऐसा बनाना कि लोग तुम्हें खराब समय में भी याद करें और अच्छे समय में भी याद करें। वाह। उसके बाद थोड़ा सा और आगे गया तो राइट साइड में एक ग्राउंड है जिसको सिटी ग्राउंड बोलते हैं जी। बोले, जिंदगी एक खेल का मैदान है, हमेशा याद रखना बेटा कि हमेशा नहीं जीतोगे आप। खेल के मैदान की तरफ जाओ अंदर, कभी जीतोगे कभी हारोगे, सीखने को मिलेगा, खेलने के भावने से जाओ। फिर थोड़ा सा आगे गया मैं, पिताजी उस समय एक वाटर टंकी है वहाँ पे, पीएचई की ऑफिस थी, तो उन्होंने बोला, बेटा ज़िंदगी में ऐसा काम करना कि घर घर तुम्हारा नाम होना चाहिए, जैसा कि ये वाटर टैंक से पानी नालों में जाता है हर घर में। जी, और जी। सबसे अच्छी बात जो उन्होंने बोला, जब मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने से गुजर रहे थे, बोले, वो देख रहे हो चेंबर, वो देख रहे हो पियोन बैठा हुआ चेंबर के सामने। बोले, हाँ, कलेक्टर का चेंबर दिखता था बाहर से। बोले, अपने आप को, अपने नॉलेज को इतना वास्ट रखना कि ज़रूरत पड़े तो 1 घंटा वो पियोन के साथ भी बात कर सको, और वो पियोन यदि बोलता जाइए अंदर साहब बुला रहे हैं, तो वो अंदर जाकर उस साहब से भी 1 घंटा क्या बात बात है, क्या बात है। तो वो शायद मेरे मन में घुस गया था और आ गया था। मुझे याद है कि मैं पढ़ाई में तो ठीक ठाक था ही, अच्छा ही था, बट खेल में, सामाजिक कार्यों में, इस ये जो सिखलाई मिली थी कॉलेजों में, स्कूलों में करते करते, शायद एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत थी मेरी, इसके कारण शायद फौज में मैं बना ही समाज के लिए था, दूसरों के लिए था, शायद इसलिए सक्सेस हुआ और 34 साल रहा। इसमें मेरी वाइफ और बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जी। बहुत ज़्यादा उन्होंने सेक्रीफाइस किया। करीबन हम अभी भी करीबन हम 12-13 साल ऑलमोस्ट सेपरेटेड रहते थे। वो कहीं और रहती थी, मैं कहीं और रहता था, तो इसमें उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। आपके सीने में सम्मान पदक लगे हुए हैं सर, ये बताना चाहेंगे कैसे कैसे, कुछ इसके बारे में? हाँ, ये जो है ये सारे जो पदक हैं, ये आपको मिलते हैं आपके नौकरी के दौरान। जी। इसमें एक तो विशिष्ट सेवा मेडल का ही है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जब आप जम्मू कश्मीर में काम करते हैं उसकी एक मेडल मिलती है। उसके बाद जब आप 9000 फीट के ऊपर काम करते हैं उसको हाई एल्टीट्यूड मेडल बोलते हैं, कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो 9000 फीट से ऊपर है, तो वो मिला। उसके बाद मैं नॉर्थ ईस्ट में भी था, मैं नागालैंड में था, तो उसके भी मेडल मिले। जहाँ जैसे जैसे दुर्गम स्थलों में आप काम करते हैं जी। तो उसके हिसाब से आपको मेडल दिया जाता है। साथ में जो साहसिक कामों के लिए भी मिलता है वो भी मिलता है इसमें। आपके इतने अच्छे अनुभव और इतने लंबे सेवा काल का जो लाभ है छत्तीसगढ़ वालों को मिले, हम ऐसी आशा करते हैं। यहाँ आपकी क्या योजना है सर आगे? क्या चाहते हैं आगे, समाज में आपका क्या योगदान हो सकता है? ये आपने मेरी मन की बात बोल दी। जब मैं जगदलपुर से निकला था, एक टिपिकल छत्तीसगढ़ या बस्तरिया लड़का था, सरल मन बट जुझारू, कोई काम करने में डरना नहीं, चाहे कोई भी काम करा लो। जी। अब जब मैं इतना घूम के आया हूँ, पूरा ऑलमोस्ट पूरा इंडिया देख लिया हूँ, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के बच्चों में बहुत ज़्यादा काबिलियत है। जब एक 1988 में पिछड़े इलाके का एक सीधा साधा लड़का ब्रिगेडियर बन सकता है, तो आज का बच्चा जो इंटरनेट सेवी है, जिसके पास नॉलेज इतना अच्छा है, उसके लिए तो आसमान से भी ऊपर उसकी जगह है। बस उसको थोड़ा सा गाइडेंस देना है और थोड़ा सा उसको पॉलिश करना है। तो मेरी इच्छा है, और मैं शुरू भी कर दिया हूँ, कि स्कूल कॉलेजों में जाकर बच्चों को मोटिवेट करूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है सारे टीचरों से, प्रिंसिपल से, कॉलेज के, स्कूल्स के, कि बच्चों को एक्सपोज कराए हमारे जैसे लोगों से, ताकि उनको एक
प्रेरणा मिले आगे बढ़ने का, और वो कंपेयर करे कि ये यदि जा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बहुत तो मैंने अच्छी शुरू बात। किया है, मैं जी। मोटिवेशन लेक्चर वगैरह देना शुरू किया हूँ, खासकर स्कूल कॉलेज के बच्चों को। अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, और बहुत संभव है कि आगे जाके इसको और थोड़ा-सा इम्प्रूव करूँ। फ़िलहाल तो मैं स्कूल कॉलेजों में जाके बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में ना सिर्फ आर्मी, आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, बट यदि आपने ठान लिया और आपकी मंशा बहुत क्लियर है, तो आप बीइंग ए छत्तीसगढ़ी कभी फेल नहीं होंगे, सक्सेसफुल ही होंगे। सेना की जो नई पॉलिसी आई है सर भर्ती की, अग्निवीर की, तो इसमें अधिकारियों के भी पद सृजित किए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं कि खाली जवानों के लिए है ये? नहीं, अभी सिर्फ जवानों के लिए है। अच्छा, अभी उसमें अधिकारी लोगों का इन्वॉल्व नहीं है वैसे। अच्छा। अधिकारी को शुरू से ही है, अधिकारियों का शुरू से ही है। एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, जी, जी। एक होता है परमानेंट कमीशन। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है वो 5 साल का होता है। तो अधिकारी बहुत ऐसे हैं जो 5 साल के बाद वापस आ जाते हैं, अच्छा, और जो परमानेंट कमीशन होते हैं वो रिटायरमेंट तक रहते हैं। तो इसकी लेंथ ऑफ सर्विस सर 34 साल रहती है या उम्र के हिसाब से रहती है? ये रैंक और उम्र के हिसाब से होती अच्छा, है, मतलब रैंक के हिसाब से और उम्र के हिसाब से होती है। फॉर एग्जांपल कर्नल्स जो होते हैं वो 54 इयर्स में रिटायर होते जी, हैं, जी। ब्रिगेडियर जो है 56 में होते हैं, मेजर जनरल जो 58 में होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल 60 में होते हैं, और जनरल 62 में होते हैं ऐसे। आपसे बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिली हैं सर, और मैं चाहूँगा कि आपके मोटिवेशनल स्पीच जो हैं यहाँ के युवाओं के लिए बड़े काम के होंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि मैं जितना छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए कर पाऊँ, छत्तीसगढ़ के लिए लोगों के लिए कर पाऊँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा गौरव की बात होगी। वो मेरे लिए सबसे बड़ा मेडल होगा। स्वागत है धन्यवाद। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू बहुत।